हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अपने RUHS BSc नर्सिंग CP NET की एग्जाम्स की बहुत अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन जैसे भी कर रहे हैं, आई थिंक आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे और भी अच्छी प्रिपरेशन अपनी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स है वो आ चुके हैं। प्यारे साथी, बहुत नज़दीक एग्जाम्स आपके आ चुके हैं। डीबी प्रो एजुकेशन आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हम लेकर आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप रोज़ 2 बजे लाइव क्लास अटेंड कीजिए। बायोलॉजी की आपकी रोज़ 2 बजे लाइव क्लास होती है, और अगर MCQ आप लेना चाहते हो तो डीबी प्रो एजुकेशन परिवार ने आपको MCQs प्रोवाइड करा दिए। प्यारे साथियों, आप MCQ ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर 7877677460 पे कॉन्टैक्ट करके आप ये MCQs प्राप्त कर सकते हो। PCV फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के MCQ आप प्राप्त कर सकते हो। प्यारे साथियों, हर चैप्टर से 100+ MCQs है आपके, यानी कि एक अगर सब्जेक्ट की बात करें, बायो में करीबन आपके 10-12 चैप्टर है, तो हर चैप्टर से आपके 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके अगर बायो से अगर 10 चैप्टर है, तो यानी कि आपके 1000+ क्वेश्चन तो आपके बायो से। ऐसे ही हर सब्जेक्ट से आपके 100+ MCQ हर चैप्टर से लिए गए। प्यारे साथियों, यानी कि एक सब्जेक्ट में कम से कम किसी में 1000+ है, किसी में 1400-1500+ MCQ आपको देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। प्यारे साथियों, डीबी प्रो एजुकेशन आपके साथ तैयारी में बिल्कुल जुटा हुआ है, पूरे जी जान लगा के। तो प्यारे साथियों, आप भी अपना 100% दीजिए, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कीजिए। आप जैसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी और भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करते हमारे टॉपिक की तरफ। प्यारे साथियों, एक बार कहना चाहूँगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे, उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा, व्हाट्सअप हमारा डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप ईमेल भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपका भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है, आप हेल्प ले सकते हो। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर मैंने दे दिया है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके MCQ क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हो। किसके? PCV के MCQ क्वेश्चन भी आप प्राप्त कर सकते हो। प्यारे साथियों, ठीक है, PCV प्लस में अगर आप साइंस के MCQs लेना चाहते हो कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे आपको कोई भी बाई GNM नर्सिंग, UP GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप साइंस के MCQs भी ले सकते हो 2025 के लिए। ठीक है, आपकी ये जो क्लास है वो रहने वाली है बायोलॉजी की आपकी क्लास रहने वाली है चैप्टर नंबर 2 से आपकी ये क्लास रहने वाली है, मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से प्यारे साथियों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बन रहे हैं, उनको आपका भाई आपके सामने लेकर आ रहा है। आप खुद देख लेना, आप खुद ट्रस्ट नहीं करते हो ना, आप खुद देख लेना MCQ कितने शानदार है। आप बड़े चैनल चल रहे हैं ना, उनसे भी कंपेयर कर लेना कितने शानदार MCQs है। आपके सर ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से MCQ तैयार किया, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। जैसे कि आप देख लेना, अभी आपके सामने क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं, 40 क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 40 क्वेश्चंस में से आपको आंसर खुद को देना होगा। ठीक है, आंसर आपको खुद को देना होगा। चलिए फिर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हमारे टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ चुका हूं मैं, देखिए आप इंटरफेस कर रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। प्यारे साथियों, MCQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, लेकिन इनका आंसर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना होगा MCQs का। आप देखिए, आप आंसर दोगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आप अपने आप में मोटिवेट होगे, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना आप हर क्वेश्चन का। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर बताना, और आपके 40 क्वेश्चंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी सीरीज है, उनमें आप बता के जाना कितने क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं। अगर 30+ क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन है वो सही चल रही है। अगर आपके क्वेश्चंस 30 से कम निकल रहे हैं सही, तो प्लीज़ आपकी प्रिपरेशन है थोड़ी लो लेवल की है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, सेल्फ स्टडी बढ़ाओ। अगर आपके पास में मटेरियल नहीं है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ MCQ क्वेश्चंस आप प्राप्त करिए। डीबी प्रो एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। आपकी अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप कहीं पे भी PCV के अगर क्वेश्चंस के आपको आते हैं ना, 12th लेवल का PCV अगर आपको आता है तो आप कहीं नहीं रुकने वाले, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। बताओ भैया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुक्राणु किसकी मदद से यौन पेल्यूसिडा को विभेदित करता है? भाई किसकी मदद से यौन पेल्यूसिडा को विभेदित करता है? भाई बताओ, राइट आंसर लगाओ इसमें। एक्रोसोम से, स्राव से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, गर्दन में सेंट्रियोल से, एवेवी दोनों से। बताओ भाई, राइट आंसर लगाओ, क्या होगा? राइट आंसर, प्लीज राइट आंसर लगाओ, सभी करेक्ट आंसर लगाओ कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई एक्रोसोम के स्राव से। किससे? एक्रोसोम के स्राव से। अब सर ये तो बता दीजिए एक्रोसोम का स्राव कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्या सिस्टम है ये? तो प्लीज़ देखिए आप यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है। शुक्राणु किसकी मदद से, यानी कि कौन? भाई शुक्राणु के बारे में बात की जा रही है। क्या कह रहा है? शुक्राणु
किसकी मदद से जोना पेल्लुसिडा को विभेदित करता है, यानी कि शुक्राणु होता है, ठीक है, शुक्राणु होता है वो किसकी मदद से जोना पेल्लुसिडा को विभेदित करता है। सपोज करिए यहाँ पे ये आपकी जोना पेल्लुसिडा है, ठीक है, ये आपकी जोना पेल्लुसिडा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसकी मदद से, जैसे कि ये शुक्राणु है, ठीक है, शुक्राणु के बारे में बात करें, ये शुक्राणु हो गया आपका, ठीक है, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्लुसिडा को विभेदित करता है, भी किसकी मदद से जोना पेल्लुसिडा को विभेदित करेगा, ये आपको ये बताना होगा। देखिए ये आपकी शुक्राणु की स्ट्रक्चर है मान लीजिए, ठीक है, सपोज करना, ठीक है, ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर, एक मिनट थोड़ी सही नहीं बन रही है, ये आपकी शुक्राणु की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, ये आपकी शुक्राणु की स्ट्रक्चर है। तो ये किसकी मदद से जोना पेल्लुसिडा को विभेदित करता है, तो प्यारे साथियों शुक्राणु के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, ये तो होता है टेल, ये तो होता है टेल, और बीच वाला होता है वो मिडिल होता है, मिडिल, और यहाँ पे इसकी क्या होती है, नेक होती है, और ये क्या होता है, इसका शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग, अपर भाग जिसको हम बोलते हैं। तो शीर्ष भाग के ऊपर प्यारे साथियों एक्रोसोम्स पाए जाते हैं, शीर्ष भाग के जस्ट ऊपर जो इसकी टिप होती है ना शीर्ष भाग की, उसके जस्ट ऊपर एक्रोसोम्स पाए जाते हैं जो एंजाइम्स का स्राव करते हैं, एंजाइम्स का स्राव करते हैं। एक्रोसोम से जो स्राव होता है उस किसका से स्राव होता है, देखिए यहाँ पर राइट आंसर एक्रोसोम से स्राव, और एक्रोसोम से किसका स्राव होता है, एक्रोसोम से एंजाइम्स का स्राव होता है, किसका स्राव होता है, एक्रोसोम से एंजाइम्स का स्राव होता है। अब ये जो टिप होती है इसकी शीर्ष भाग से एंजाइम होते हैं, एंजाइम का स्राव होता है, एक्रोसोम होता है यहाँ पे, ठीक है, शीर्ष पे एक्रोसोम पाया जाता है, उससे एंजाइम्स का स्राव होता है, जिसके कारण ये क्या है, जोना पेल्लुसिडा को विभेदित कर जाते हैं, ये जोना पेल्लुसिडा को विभेदित कर जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं वेरी गुड, उनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको भाई उसमें मिलेंगे, जो भी बुक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना एमसीक्यू को, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो ले सकता है। 2025 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो चाहे 2024 की, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है भाई, इनसे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ आपको। बताओ भाई, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। उद्भव तो जानते होंगे, उद्भव निर्माण को बोलते हैं भाई, उद्भव निर्माण को बोला जाता है। बताओ किस जनन परत से, यानी कौन सी जनन परत है जिससे रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव, यानी उद्भव हम निर्माण को बोलते हैं, निर्माण को बोलते हैं। किस जनन तंत्र से रक्त तथा परिवहन तंत्र का निर्माण होता है, बताओ भाई किस परिवहन, बताओ भाई किस जनन परत से, भाई किस जनन परत से होता है भाई, बताओ बताओ भाई, बताओ क्या होगा, राइट आंसर लगाओ, राइट आंसर लगाओ भाई। मनुष्य में जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है ना, मनुष्य में जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है, आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें जब उसका विकास होता रहता है, भ्रूणीय परिवर्तन यानी भ्रूणीय विकास होता रहता है, भ्रूणीय विकास होता है मनुष्य में, ठीक है। भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो एक अवस्था आती है गैस्ट्रुला अवस्था, जिसको बोला जाता है, कौन सी अवस्था, गैस्ट्रुला अवस्था आती है। गैस्ट्रुला अवस्था आने के बाद में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला अवस्था आने के बाद में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। वो 3 जनन स्तर कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन 3 जनन स्तर के निर्माण होने से प्यारे साथियों इनका क्या होता है, ये इनका निर्माण होता है रक्त परिवहन पंचतंत्रण तंत्र हो गया, प्लस में जैसे कि हमारा तंत्रिका तंत्र, त्वचा, श्वसन तंत्र, जो भी ऑर्गन्स बनते हैं, जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं सारे इन परतों के निर्माण होने के बाद में बनते हैं। तो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का अगर आपको पता होगा तो आप आंसर लगा दो। एक्टोडर्म, देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या, काफी क्वेश्चन निकलेंगे, समझना, ठीक है। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है भाई, किस जनन परत से, यानी एक्टोडर्म जो जनन परत बनती है, ठीक है, गैस्ट्रुला अवस्था के बाद में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। जो फर्स्ट है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा का। ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, तंत्रिका तंत्र और त्वचा, त्वचा का निर्माण किससे होता है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण होता है एक्टोडर्म से। ध्यान रखना, एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है, या फिर तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण किससे होता है, तो एक्टोडर्म से, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका मेसोडर्म। मेसोडर्म से प्यारे साथियों रक्त और परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। मेसोडर्म से किसका, रक्त और परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। रक्त और परिवहन तंत्र का निर्माण किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा गया है यहाँ पे, किस जनन परत से परिवहन तंत्र का निर्माण होता है, रक्त तथा परिवहन तंत्र का। तो मेसोडर्म जो जनन परत होती है इससे रक्त तथा परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र और त्वचा का होता है। बचा क्या, एंडोडर्म। एंडोडर्म से प्यारे साथियों श्वसन तंत्र और आहार नाल का निर्माण होता है। ध्यान रखना किसका निर्माण होता है, एंडोडर्म है, एंडोडर्म। एंडोडर्म से किसका निर्माण होता है, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र और आहार नाल का निर्माण होता है। श्वसन तंत्र और आहार नाल का निर्माण होता है प्यारे साथियों, ठीक है। श्वसन तंत्र और आहार नाल का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है। अब यह ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, एंडोडर्म से किसका निर्माण होता है या फिर श्वसन तंत्र और आहार नाल का निर्माण किससे होता है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के, लेकिन
पता है मेरे को हमारे डीबी प्रो एजुकेशन पर जितने भी रसगुल्ले इस लाइव क्लास को ले रहे हैं, हमारे जितने भी रसगुल्ले इस क्लास को देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, मेरे को पता है जो क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम्स में, मैंने एग्जाम्स RUHS BSc नर्सिंग हो चाहे CP NET हो, जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं 12th लेवल के, तो मेरे को पता है आप सीधा सही करके आओगे, मेरे को पता है आप करेक्ट आंसर लगा के आओगे। मैंने आपको जो समझाया है उसमें अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना है भाई, बताओ कौन सी द्विगुणित संरचना है निम्नांकित में से, करेक्ट आंसर लगाओ भाई। बताओ द्विगुणित संरचना बना दिया आपको, बताओ भाई। द्विगुणित जिसमें दो गुण होते हैं, दो गुण सूत्र होते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। द्विगुणित यानी द्विगुणित, दो से बनी हुई। द्विगुणित का मतलब क्या है, दो से गुणी हुई, दो से गुणी हुई मतलब दो से बनी हुई। द्विगुणित दो से गुणी हुई या फिर दो से बनी हुई हम इसे बोल सकते हैं। तो बताओ भाई, शुक्राणु अकेला होता है भाई, सिंगल होता है, शुक्राणु अकेला होता है, ठीक है। शुक्राणु अकेला होता है, अंडाणु है वो भी अकेला होता है। यह द्विगुणित संरचना नहीं होती है और कोई भी संरचना इनमें नहीं पाई जाती है। युग्मनज, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है युग्मनज। युग्मनज आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे होगा सर युग्मनज, क्योंकि युग्मनज कब बनता है भाई, युग्मनज कब बनता है भाई, बताओ। नर युग्मक शुक्राणु, इसमें राइट आंसर होगा भाई युग्मनज। युग्मनज इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। अब युग्मनज कब बनता है जानते हो आप, युग्मनज कब बनता है, ये द्विगुणित संरचना कैसे है सर आप हमें बताइए। तो ये द्विगुणित संरचना इसलिए है क्योंकि निषेचन के दौरान जब देखिए, जब नर युग्मक कौन है भाई, नर युग्मक कौन है, नर युग्मक यहाँ पे कौन है, शुक्राणु। नर युग्मक यहाँ पे शुक्राणु है। जब निषेचन के दौरान शुक्राणु निषेचन के दौरान मादा युग्मक जो कि डिंब या अंडा कोशिका में होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, डिंब या अंडा कोशिका में होता है, दोनों क्या करते हैं मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनते हैं, ठीक है। दोनों को कॉमन में युग्मनज बोला जाता है। जो मादा का जो अंडा होता है अंडाणु और नर का क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो निषेचन के दौरान ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु क्या बनाते हैं फिर मिलकर, ये युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज कॉमन संरचना होती है, शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर बनी होती है, उसको हम युग्मनज बोलते हैं। तो युग्मनज दोनों से मिलकर बनी हुई है, दोनों से गुणी हुई है, अंडाणु और शुक्राणु से, ठीक है। शुक्राणु क्या है, नर युग्मक है और अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जो भी सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है भाई, बताओ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। ये तो पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नर में पाया जाता है या फिर मादा में भाई, ये तो पता है ना, नहीं है आपको, ये पता है या नहीं है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स इनको बोला जाता है। ये किस में पाए जाते हैं, ये मादा में पाए जाते हैं। और नर में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है भाई, ध्यान रखना। एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है जो कि नर में पाया जाता है और दो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये मादा में पाया जाता है। अब इसमें राइट आंसर बताओ भाई, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कहाँ से होता है, बताओ भाई। कॉर्पस कोलोसम से होता है, कार्पस यूटेरिस होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है, कार्पस एब्लिकेंस होता है भाई, बताओ किससे होता है, कार्पस ल्यूटिशियम। वेरी गुड, वेरी गुड, कार्पस ल्यूटियम, वेरी गुड। जो भी आंसर सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर भाई कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आपका राइट आंसर होगा। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है क्या काम करता है भाई, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण तो कार्पस ल्यूटियम से होता है। ये क्या काम करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो प्रेगनेंसी के समय भूमिका निभाता है। प्रेगनेंसी के समय ये मादा में भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है भाई, प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन होता है वो भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है, देखिए प्रोजेस्टेरोन है वो गर्भ धारण के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो क्या प्लेसेंटा में बनता है। कहाँ बनता है प्रोजेस्टेरोन, कहाँ बनता है, प्लेसेंटा में बनता है, ठीक है, प्लेसेंटा में बनता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है प्लेसेंटा में बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, श्रावण यहाँ से पूछा गया। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर प्लेसेंटा होना चाहिए भाई। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये प्लेसेंटा में खाली बनता है, प्लेसेंटा में ये बनता है, बट श्रावण कहाँ से होता है ये पूछा है आपसे। तो इसका श्रावण होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से इसका श्रावण होता है, ठीक है। राइट आंसर इसमें कॉर्पस ल्यूटियम होगा। अगर आपको पूछा है कि कहाँ पे बनता है तो कहाँ पे बनता है भाई, प्लेसेंटा में बनता है। आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना होगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो स्रावित होता है। आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसी प्रकार के MCQs आपको मिलेंगे भाई, इसी प्रकार
प्रकार के एमसीक्यू आपको मिलेंगे भाई। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है ना वो मेरे को मैसेज कर देना भाई। मानव मादा में गर्भकाल है, बताओ भाई। मानव मादा है तो मानव में जो मादा होती है, मानव जो मादा होती है, मादा में भाई गर्भकाल का समय कितना होता है, गर्भ धारण कितने समय तक रहता है भाई, बताओ भाई। गर्भकाल, ठीक है, बताओ भाई। काल यानी समय, गर्भ धारण का समय कितना होता है भाई, बताओ। गर्भकाल यानी गर्भ धारण का समय होता है वो कितना होता है मानव मादा में। वेरी गुड, मुझे पता है, वेरी गुड। मोस्टली स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देंगे 9 माह, ठीक है। 9 मंथ का होता है भाई मादा में जो गर्भकाल होता है, मादा में जो गर्भधारण का काल होता है, समय होता है, गर्भधारण का जो समय होता है वो 9 महीने रहता है, ठीक है। 9 माह होता है, कितना होता है, 9 मंथ होता है, 9 मंथ होता है, ठीक है। 9 मंथ तक मानव मादा जो गर्भधारण करती है, ठीक है, 9 मंथ तक। ओके, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। कोरक की गुहा क्या कहलाती है भाई, कोरक की गुहा क्या कहलाती है, बताओ भाई। कोरक की गुहा क्या कहलाती है, कोरक की गुहा ब्लास्टोसिल कहलाती है, या फिर अगले नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपके, नेक्स्ट ऑप्शन ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल, सीलोम, ऑर्केंट्रॉन, या फिर होमोसिल, क्या कहलाती है भाई। कोरक की गुहा क्या कहलाती है, बताओ क्या कहलाती है, बताओ भाई। कोरक की गुहा, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल करेक्ट आंसर है आपका। कोरक की गुहा क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिल कहलाती है, ब्लास्टोसिल कहलाती है भाई कोरक की गुहा। तब कोरक की गुहा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कोरक की जो ब्लास्टुला जो गुहा होती है, ठीक है, कोरक की गुहा क्या कहलाती है, ब्लास्टोला गुहा कहलाती है, जो कि क्या है, भ्रूणीय परिवर्तन के बाद एक गुहा बनती है, ठीक है। भ्रूणीय परिवर्तन होता है जब भ्रूणीय विकास होता है, भ्रूणीय विकास के बाद में एक गुहा बनती है, ठीक है, एक गुहा बनती है जिसको कोरक गुहा के नाम से जाना जाता है। भ्रूणीय परिवर्तन के बाद एक गुहा बनती है जिसको ब्लास्टोसिल के नाम से उसे जाना जाता है, जिसे कोरक गुहा भी कहा जाता है, ठीक है। कोरक गुहा के नाम से जाना जाता है। एक भ्रूणीय परिवर्तन के बाद में एक भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो एक गुहा बनती है जिसको कोरक गुहा के नाम से जाना जाता है, उसे ब्लास्टोसिल कहा जाता है, ठीक है। कोरक गुहा के क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिल कहलाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ठीक है। दोनों एक ही भाई, इनका नाम है ब्लास्टोसिल। कोरक गुहा को ब्लास्टोसिल के नाम से जाना जाता है। अब आपके और ऑप्शन आ रहे हैं, और ऑप्शन सीलोम। सीलोम कौन सी गुहा होती है, जानते हो क्या, सीलोम। सीलोम कौन सी गुहा होती है बता सकते हो क्या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अगर जानते हो तो। सीलोम, सीलोम कौन सी गुहा होती है प्यारे बच्चों, सीलोम बताओ भाई। आर्केंट्रॉन, होमोसिल। सीलोम जो गुहा होती है ना वो देह गुहा होती है, ठीक है। सीलोम गुहा कौन सी गुहा होती है, देह गुहा होती है, ठीक है। देह गुहा को सीलोम कहा जाता है भाई, देह गुहा को आपका सीलोम कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, बस समझाना है आपको। बताओ भाई, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है भाई। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन, भाई नर हार्मोन कौन सा है, नर हार्मोन भाई पहले तो ये पता होना चाहिए नर हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन आपका नर हार्मोन है भाई। नर हार्मोन, स्तनपायी जो जीव होते हैं, जो स्तनपान करते हैं, उनके जीव होते हैं, उनमें नर हार्मोन का उत्पत्ति कहाँ होती है वो आपसे पूछा गया है, तो टेस्टोस्टेरोन है भाई। अब बताओ नर हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। क्वेश्चन सेम है, बस आपको थोड़ा घुमाया जाएगा वहाँ पे। बताओ भाई, अंडकोश में होती है, लीवर में होती है, किडनी में होती है, फेफड़ों में होती है, बताओ कहाँ होता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, बताओ मेरे को पता है। आप करेक्ट आंसर लगाओगे, करेक्ट आंसर लगाओगे, करेक्ट आंसर लगाओगे, मेरे को पता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा अंडकोश में, ठीक है। किसमें, अंडकोश में भाई। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, अंडकोश में होती है, ठीक है, अंडकोश में होती है। ध्यान रखना भाई, लीवर से नहीं होती है, लीवर से नहीं होती है। लीवर से तो कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं भाई, लीवर से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, SGPT एंजाइम स्रावित होती है जो कि बाइल जूस का स्राव करता है। लीवर, किडनी क्या काम करती है भाई, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है, छानने का, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। फेफड़े क्या है, गैस एक्सचेंज करने में काम में लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, एक मिनट इसमें मैं पीछे बता देता हूँ, थोड़ा ये रह गया था आपका, ठीक है। ऑर्केंट्रॉन क्या है, देखिए सीलोम तो मैंने आपको बता दिया है। सीलोम क्या है, सीलोम तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, देह गुहा होती है, देह गुहा को सीलोम बोला जाता है, ठीक है। सीलोम देह गुहा को बोला जाता है। और ऑर्केंट्रॉन होती है ना, वो गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान गुहा बनती है जिसको ऑर्केंट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान जो गुहा बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्केंट्रॉन कहते हैं, ऑर्केंट्रॉन। और होमोसिल कॉकरोच के हृदय की गुहा को कहते हैं भाई। होमोसिल कौन सी गुहा होती है, कॉकरोच का जो हृदय होता है ना, कॉकरोच के हृदय की गुहा को हम क्या बोलते हैं, कॉकरोच के हृदय की गुहा को हम क्या बोलते हैं, होमोसिल बोलते हैं, ठीक है। ये आपके चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं विद सॉल्यूशन। आप बताओ स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, ये भी आपने बता दिया, अंडकोश में होती है भाई, अंडकोश में होती है, ध्यान रखना भाई। राइट आंसर आपका
बताओ भाई, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है भाई, त्वचा क्या बनाती है? अभी बताया मैंने आपको, जो भी स्टूडेंट सही से कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास ले रहे होंगे उनको तो पता होगा, जो भी स्टूडेंट सही से कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास ले रहे होंगे उनको पता होगा, मैंने अभी बताया है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। मेसोडर्म तो मैंने अभी बताया, कोई क्वेश्चन आया था, क्या आया था? रक्त परिसंचरण, रक्त तथा परिसंचरण परिवहन तंत्र जिसको हम बोलते हैं, रक्त तथा परिवहन तंत्र का निर्माण तो किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। अब बताओ भाई त्वचा क्या बनाती है? मैंने अभी बताया आपको, जस्ट बताओ भाई क्या बनाती है त्वचा? त्वचा क्या बनाती है? कौन सा जो जनन स्तर है जो त्वचा का निर्माण करता है? मैंने आपको अभी बताया भाई। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट क्लास कॉन्सेंट्रेट होकर ले रहे हैं, कमेंट्स पे फालतू ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको पता होगा राइट आंसर। भाई ज़्यादा फालतू कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए, आप राइट आंसर लगाइए, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। डीबी प्रो एजुकेशन DRX विकास सर आपके लिए 100% दे रहे हैं, आप अपना भी 100% दीजिए, तब जाके आपकी एक सीट फिक्स हो पाएगी, तब जाके आपकी एक सीट फिक्स हो पाएगी भाई। अपनी एक सीट फिक्स करनी है, नहीं करनी एंट्रेंस एग्जाम में भाई, अपनी एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज में फिक्स करनी है, नहीं करनी, टॉपर में आना है नहीं आना आपको। अगर टॉपर में आना है तो प्यारे बच्चों पढ़ना होगा डीबी प्रो एजुकेशन के साथ जुड़कर, तो पढ़ते रहिए, ठीक है? बताओ भाई, मैंने अभी बताया आपको, मेसोडर्म तो रक्त और परिवहन तंत्र की हो गई। अब इसमें वेरी गुड, जो भी आंसर लगा रहे हैं ना वो वेरी गुड। एक्टोडर्म, वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है उनका एक्टोडर्म। भाई एक्टोडर्म अभी बताया मैंने, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या करती है? तंत्रिका तंत्र। एक्टोडर्म होती है वो तंत्रिका तंत्र, और क्या त्वचा का निर्माण करती है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों देखिए कितने इंपॉर्टेंट MCQs है, कितने इंपॉर्टेंट MCQs है। एक्टोडर्म त्वचा का निर्माण करती है। बच्ची एंडोडर्म, एंडोडर्म श्वसन तंत्र और आहार नाल का निर्माण करती है। किसका? श्वसन तंत्र और आहार नाल का निर्माण करती है भाई, ध्यान रखना एंडोडर्म, ठीक है? अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाता है भाई? कौन पुरुषों में पाया जाता है आपको ये बताना है। तो गर्भाशय, गर्भाशय पुरुषों में नहीं पाया जाता भाई, महिलाओं में पाया जाता है, मादा में, ठीक है? मादा में पाया जाता है गर्भाशय, ठीक है? अब देखिए पुरुषों में यह नहीं पाया जाता। अब अगला ऑप्शन कौन सा? अगले ऑप्शन देखते हैं। भग, भग भी नहीं पाया जाता भाई, भग भी नहीं पाया जाता है भाई, पुरुषों में भग भी नहीं पाया जाता। लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा भी एक पार्ट होता है भाई, लेविया मेजोरा जो पार्ट होता है, भग होता है, वो मादा में पाया जाता है, ठीक है? मादा में पाया जाता है, जिससे मादा जनन तंत्र का ये भाग होता है, लेविया मेजोरा और भग, ठीक है? भग और लेविया मेजोरा मादा जनन तंत्र का भाग होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग है। तो काउपर ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है वो ह्यूमन में किस में पाई जाती है भाई? नर में, ठीक है? मनुष्य में किस में? नर में पाई जाती है। नर में कौन सी ह्यूमन ग्रंथि पाई जाती है भाई? नर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? काउपर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है? काउपर ग्रंथि पाई जाती है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? काउपर ग्रंथि। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आप दोबारा से समझ सकते हो भाई, किस क्वेश्चन आप दोबारा से समझ सकते हो। निम्नलिखित में से पुरुषों में पाया जाता है, गर्भाशय पुरुषों में नहीं पाया जाता है, तो पुरुषों में या फिर नर में हम जिसको बोल सकते हैं क्या पाया जाता है भाई? काउपर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? काउपर ग्रंथि। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा काउपर ग्रंथि। अब सर काउपर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? नर में। नर में, पुरुषों में काउपर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई? काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि को बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है भाई। इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना होगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी इसको नाम से जाना जाता है भाई। किस नाम से? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। में ध्यान रखना, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कौन सी है? काउपर ग्रंथि, जो किस में पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है, नर में पाई जाती है, ठीक है? ये क्या होती है? पुरुष सहायक ग्रंथि होती है। क्या होती है? एक पुरुष सहायक ग्रंथि भी होती है, इसको पुरुष सहायक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष सहायक ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी बोल सकते हैं, इसको हम काउपर ग्रंथि भी बोल सकते हैं। अब ये पुरुष सहायक ग्रंथि क्यों कहलाती है भाई? पुरुष सहायक ग्रंथि क्यों कहलाती है? सबसे फर्स्ट तो ये देखो आप कि कहाँ लोकेटेड रहती है। काउपर ग्रंथि पाई जाती है ना, तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है ना, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ पीछे की साइड पाई जाती है दो, ठीक है? दोनों साइड में दो ग्रंथियां पाई जाती है, काउपर ग्रंथियां, जो क्या काम करती है? इनको नर सहायक ग्रंथि क्यों कहा जाता है भाई? पुरुष सहायक ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पुरुष सहायक ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पुरुष सहायक ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब शुक्राणु का श्रावण होता है, शुक्राणु का जो श्रावण होता है, ठीक है, निष्कासन होता है, तो ये है ना, ये क्या करते हैं, ये जो मार्ग होता है ना, शुक्राणु निष्कासन का जो मार्ग होता है, शुक्राणु निष्कासन के मार्ग को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने का काम करती है काउपर ग्रंथि। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? पुरुष सहायक ग्रंथि। पुरुष सहायक ग्रंथि, पुरुष सहायक ग्रंथि। आपको पता है जो नर के जो शुक्राणु होते हैं, पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु अम्लीय माध्यम में नष्ट हो जाते हैं, अम्लीय माध्यम में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं और वो क्षारीय माध्यम में वो स्थिर रह जाते हैं, ठीक है? क्षारीय माध्यम में वो जीवित रह जाते हैं। तो काउपर ग्रंथि क्या है? एक ऐसा स्राव
करती है? काउपर ग्रंथि एक ऐसा स्राव करती है शुक्राणु के निष्कासन से जस्ट पहले। तो वो क्या है, वो पूरे माध्यम को, पूरे जो मार्ग होता है ना, शुक्राणु निष्कासन का जो मार्ग होता है उसको पूरे को क्या कर देती है, क्षारीय कर देती है। अम्लीय जो भी होता है उसमें उसको क्या कर देती है, क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देती है, ताकि शुक्राणु नष्ट ना हो, वो आसानी से गति कर सके। ठीक है, तो काउपर ग्रंथि आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगले क्वेश्चन को चलिए भाई, एक बार भाई लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट देख लाइव सेशन है आपका, उसको शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे जितने भी बच्चे, हमारे जितने भी प्यारे रसगुल्ले इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, सभी एक बार लाइव सेशन को शेयर कर देना भाई अपने बच्चों के पास में, अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने रिलेटिव्स के पास में, जो भी क्लास लेना चाहता है उसके पास में शेयर कर दीजिए। और क्लास अगर अच्छी चल रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी स्टूडेंट। ठीक है, क्लास अगर अच्छी चल रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी स्टूडेंट। ठीक है, सभी स्टूडेंट वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। देखिए लाइव का थंब बना दिया है मैंने, लाइक का थंब बना दिया है। सभी स्टूडेंट एक बार लाइव को लाइक कर देना। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो। अब बताओ भाई, प्रत्येक मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। बताओ भाई, अंडोत्सर्जन होता है, कितने अंडाणुओं का उत्सर्जन होता है? अंडोत्सर्जन जानते हो? अंडोत्सर्जन यानी अंडाणुओं का उत्सर्जन हम इसे बोल सकते हैं। अंडोत्सर्जन को क्या बोल सकते हैं हम? अंडाणुओं का उत्सर्जन, इसको हम बोल सकते हैं। बताओ भाई, एक मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र मतलब एक मंथ का जो एक चक्र होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एमसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। उसके समय एमसी के दौरान, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्जन होता है भाई। अंडोत्सर्जन यानी अंडों का उत्सर्जन, अंडों का निष्कासन। ठीक है, कितने अंडों का निष्कासन होता है आपको बताना होगा भाई, कितने अंडों का निष्कासन होता है एक मासिक चक्र के दौरान। एक मासिक चक्र यानी एक महीने का चक्र 28 दिन का होता है, 28 दिन का होता है। इसमें कितने अंडाणुओं का उत्सर्जन होता है बताओ भाई। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर आपका एक अंडाणु। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर एक अंडाणु। तो भाई जब एक मासिक चक्र के दौरान, प्रत्येक मासिक चक्र यानी कि एक मासिक चक्र, एक महीना में एक चक्र आता है, एक महीने में एक चक्र आता है, 28 दिन का होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बोलते हैं। तो अंडोत्सर्जन होता है, अंडों का उत्सर्जन होता है, वो सिर्फ एक अंडाणु का होता है। ठीक है, एक मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। राइट आंसर आपका एक है भाई, एक मासिक चक्र के दौरान एक ही अंडाणु का निष्कासन होता है, दो नहीं निकलते हैं भाई। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है भाई। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, ये तो ध्यान रखना। अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है, अंडाशय में होता है, जिनको हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, जो कि मादा में पाई जाती है, मादा में पाई जाती है, फीमेल में ओवरियाँ पाई जाती हैं। तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी ओवरीज में। ठीक है, ओवरीज में अंडाणुओं का निर्माण होता है, ओवम का जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओवरीज में, ओवरीज यानी अंडाशयों में, ओवरीज में ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का। तो अंडाणु का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? शुक्र जनन के द्वारा, अंड जनन के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। क्या होगा? राइट आंसर लगाओ, राइट आंसर लगाओ, क्या होगा? राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? 11 में क्या होगा भाई? क्या होगा? राइट आंसर लगाओ। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, वेरी गुड आपका करेक्ट आंसर है भाई, अंड जनन के द्वारा। भाई अंड जनन के द्वारा कैसे होता है, ये तो आप खुद भी कॉमन सेंस लगाइए भाई। अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में हो रहा है, अंडाशय में हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है भाई? अंडाशय में जब अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है तो अंड जनन के द्वारा ही तो होगा भाई। जब अंड जनन होगा तभी तो अंडाणुओं का निर्माण होगा, नहीं तो कैसे हो जाएगा भाई? जब अंड जनन ही नहीं होगा, अंड जनन ही नहीं होगा तो कैसे अंडाणुओं का निर्माण होगा भाई? तो आपका राइट आंसर है अंड जनन के द्वारा। अंड जनन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? अंडाशय में होता है प्यारे बच्चों, अंडाशय में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, बताओ भाई किससे होता है? किससे होता है अंडाणुओं का निर्माण? जनन एंडोथीलियम से होता है, जनन एंडोथीलियम से होता है क्या? अब देखिए और ऑप्शन, अंडाणुओं का निर्माण होता है जनन एंडोथीलियम से, या फिर और भी ऑप्शन है जनन एलिथीलियम से होता है। जनन एलिथीलियम जिसको बोलते हैं हम, इसको एपिथीलियम कर लेना भाई, एलिथीलियम, इसको एपिथीलियम भी हम बोलते हैं। ठीक है, एलिथीलियम या फिर एपिथीलियम, एपिथीलियम भी हम इसको बोल सकते हैं, एपिथीलियम। ठीक है, एपिथीलियम भी इसको बोल सकते हैं। जनन मीजोथीलियम हो गया, अंतराली कोशिकाओं से। बताओ भाई अंडाणु का निर्माण किससे होता है? अंडाणु का निर्माण किससे होता है? बताओ भाई किससे होता है, किससे होता है अंडाणु का निर्माण? राइट आंसर लगाओ इसमें, राइट आंसर क्या होगा?
सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ भाई। जलन एपिथेलियल, जलन एपिथेलियल भाई क्या काम होता है इसका? जनन एपिथेलियल है जो जनन एलिथेलियम है, आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए आप पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आप सही से, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है? अंडजनन के द्वारा भी होता है, ठीक है, लेकिन किससे होता है भाई? अंडाणुओं का निर्माण होता है किससे होता है? आपको ये पूछा है। अंडजनन के द्वारा तो होता है, लेकिन किससे होता है आपसे वहाँ पे ये पूछा है, कौन सी साइड से होता है, किसके द्वारा होता है? तो प्यारे साथियों जनन एलिथेलियम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको जनन एपिथेलियम भी बोला जाता है, इसको जनन एपिथेलियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? जनन एपिथेलियम भी इसको बोला जाता है, एपिथेलियम, ठीक है। जनन एपिथेलियम क्या बोला जाता है? जनन एपिथेलियम भी इसको बोला जाता है। तो कैसे होता है जो जनन एपिथेलियम होती है? जनन एपिथेलियम का कार्य क्या होता है? जनन एपिथेलियम का कार्य होता है रक्षण का यानी रक्षण का और शोषण करने का कार्य होता है और स्राव का कार्य होता है। तो प्यारे साथियों शुक्राणुओं का निर्माण, अंडाणु का निर्माण किससे होता है? अंडाणु का निर्माण किससे होगा? जनन एपिथेलियम से, क्योंकि ये क्या काम करती है? स्राव का कार्य करती है। क्या काम करती है? स्राव का कार्य करती है। और अंडाणुओं को रक्षण का कार्य करती है, रक्षा का कार्य करती है। स्राव यानी उनको स्रावित होने के लिए उत्तेजित करती है। तो अंडाणुओं का निर्माण किससे होता है भाई? बताओ अंडाणुओं का निर्माण किससे होता है? जनन एलिथेलियम आपका राइट आंसर होगा। जनन एलिथेलियम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जनन ग्रंथियाँ होती है भाई, जनन ग्रंथियों में पाया जाता है। जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है? जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है भाई? जनन ग्रंथियाँ ओवरी में पाया जाता है भाई। जनन एलिथेलियम है, जनन एपिथेलियम है, ओवरी में पाया जाता है। ओवरी में पाया जाता है। जो अंडजनन के दौरान जो अंडाणुओं का जो निर्माण होता है, उत्सर्जन होता है, वो जनन एपिथेलियम से, जनन एलिथेलियम से होता है, ठीक है। जनन ग्रंथियाँ तो पता है ना, मादा में जनन ग्रंथि कौन सी है भाई? अंडाणु। मादा में तो कौन सी है भाई? ओवरी अंडाशय जिसको बोला जाता है। और नर में कौन सी है भाई? ब्रसण। नर में कौन सी ग्रंथि है भाई? ब्रसण, ठीक है, जहाँ से शुक्राणु का निर्माण होता है। अब चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। 13 क्वेश्चन आपके सामने भाई। अंडाशयों से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? बताओ अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? बताओ भाई क्या कहलाती है? बता चुका हूँ मैं, अभी क्वेश्चन आपको बताया भाई, अभी क्वेश्चन बताया मैंने आपको। क्या कहलाती है? अंडाशय से यानी ओवरी से अंडाणुओं के बाहर निकलने की संख्या और निकलने की क्रिया यानी ओवम। जब ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा तो ये क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन, अंडोत्सर्जन या फिर अंडजनन। स्खलन क्या कहलाती है भाई? स्खलन क्या कहलाती है? स्खलन नहीं होता भाई, स्खलन नहीं होता। राइट आंसर लगाओ 13 में आपका राइट आंसर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। जो भी स्टूडेंट मेरे जितने भी रसगुल्ले सी लगा रहे हैं, वेरी गुड। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर भाई अंडोत्सर्जन आपका राइट आंसर होगा। अंडोत्सर्जन, ठीक है, अंडोत्सर्जन आपका राइट आंसर होगा। अंडोत्सर्जन भाई अंडों के उत्सर्जन की प्रक्रिया यानी अंडाणु उत्सर्जन तो जानते हो, उत्सर्जन यानी बाहर निकलने की प्रक्रिया। तो अंडों के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्जन कहलाती है। अंडाशय से अंडाणुओं की बाहर निकलने की प्रक्रिया, उत्सर्जन होने की प्रक्रिया अंडोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? बताओ क्या करता है? अल्पकालिक, अल्प तो जानते हो, अल्प यानी कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, छोटे समय के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। कौन करता है? अंडाशय, ब्रसण, ग्राफिक फोटक या फिर कार्पस ल्यूटियम। क्या करता है भाई? अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। कौन करता है बताओ? 14 में राइट आंसर लगाओ, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट का राइट आंसर नहीं है भाई, मोस्टली स्टूडेंट का राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है भाई। अल्पकालिक यानी एक छोटे से समय के लिए, अल्पकालिक यानी एक छोटे से समय के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कौन करता है भाई? कॉर्पस ल्यूटियम करता है। ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। भाई कॉर्पस ल्यूटियम एक छोटे समय के लिए ही तो करता है, छोटे से समय के लिए कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषण कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पोषण कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ये सर्टोली कोशिकाएं भाई, ये सौली कोशिकाएं नहीं है, इसको सही कर लेना, सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। सर्टोली शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषण कोशिकाओं को, पोषण कोशिका यानी शुक्र जनन जो नलिका होती है, शुक्राणुओं के जो जनन की नलिका होती है, जिस नलिका से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो शुक्र जनन की नलिका में जो पोषण कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? पोषण कोशिकाएं।
पोषण कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं, उनको नष्ट नहीं होने देती है, उनको डैमेज नहीं होने देती है, उनको मरने नहीं देती है। शुक्राणु को भाई, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, मरने नहीं देती हैं, उनको नष्ट नहीं होने देती है, ठीक है। तो कौन सी कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है भाई? पोषण, खाना पीना, ताकि वो जीवित रह सकें शुक्रजनन नलिका में। प्यारे बच्चों राइट आंसर लगाओ ऑप्शन नंबर ए आपका सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली है भाई, ये सही कर लेना। सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, या फिर स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाएं, या फिर एपिथेलियम कोशिका। बताओ भाई क्या होगा? राइट आंसर लगाओ इसमें। राइट आंसर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आपका राइट आंसर है सबसे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आपका राइट आंसर है सबसे फर्स्ट ऑप्शन, आपका राइट आंसर है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं आपका राइट आंसर है भाई। सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती है? सर्टोली कोशिकाएं भाई शुक्रजनन की नलिका में पाई जाती है, ठीक है। शुक्रजनन की नलिका में पाई जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। जो कहाँ पाई जाती है? शुक्रजनन की नलिका में पाई जाती है, जो कि क्या करती हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक है। पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, पोषक कोशिकाओं को कहते हैं भाई पोषक कोशिकाएं। क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये पोषण प्रदान करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ठीक है। आप चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है भाई? बताओ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? बताओ भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? बताओ भाई, बताओ भाई स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताओ भाई क्या होगा? राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ, राइट आंसर लगाओ। बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा? बताओ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी चारों आपके सामने है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा भाई? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? लगाओ, बताओ भाई। राइट आंसर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी लगा रहे हैं, चार आपका राइट आंसर होगा भाई। 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, उससे कितने शुक्राणुओं के निर्माण होता है भाई? शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है भाई? 4 होती है। आपने प्रोसेस तो पढ़ा होगा स्पर्म का भाई। स्पर्म का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है? स्पर्म का भाई स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको बोला जाता है स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस। स्पर्म जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जो इनका क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनसे बनने वाली शुक्राणु संख्या कितनी होगी? 4। और सेकेंडरी अगर स्पर्मेटोसाइट से देखा जाए तो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। और आपके प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा? उससे आपके शुक्राणुओं का निर्माण होगा 4 का। भी कैसे होगा सर, हमें ये बताइए। देखिए आपने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखा होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो देखिए आपको मैं पूरा समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, ठीक है। 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब जो 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने तो इनसे बनने वाले शुक्राणुओं को कितना हो जाएगी? तो दोनों ये जो बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो दोनों से भाई 2 शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ठीक है। 2 शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। आपका टोटल 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। वहीं अगर बात करें प्राइमरी की, बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है तो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ओनली फॉर 2 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 2 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। 2 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आपका राइट आंसर वहाँ पे 2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? बी, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीयक है भाई, द्विगुणित है, मैं बता चुका हूँ मैं आपको। द्विगुणित है, बताओ डाइपॉइड कौन है भाई? डाइपॉइड कौन है? डाइपॉइड कौन है? बताओ भाई डाइपॉइड कौन है? अंड है, पराग है, ए व दी दोनों है। डाइपॉइड द्विगुणित मैंने आपको अभी बताया है। द्विगुणित यानी 2 से गुणा हुआ, 2 से बना हुआ द्विगुणित डाइपॉइड। तो योग बनेगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बता चुका हूँ भाई प्रीवियस में, ठीक है। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है भाई? अंडोत्सर्ग यानी अंडों का उत्सर्जन नियंत्रण होता है। किस हार्मोन के द्वारा अंडों का उत्सर्जन नियंत्रण होता है? बताओ भाई किस हार्मोन के द्वारा होता है भाई? TSH के द्वारा। बताओ राइट आंसर बताना। TSH की फुल फॉर्म जानते हो क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है भाई, ध्यान रखना। शॉर्ट फॉर्म में पूछी जा सकती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है भाई?
किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो TSH तो क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को हार्मोन स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो अंडोत्सर्ग यानी अंडों का उत्सर्जन कौन से हार्मोन से नियंत्रित होता है? ACTH जानते हो क्या है? ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। क्या होता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। और ADH एडिनोसिन डाई कौन सा होता है भाई? ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि यूरिया के स्रावन को कम करता है भाई। एंटी डायूरेटिक, एंटी का मतलब उल्टा, डायूरेटिक यानी यूरिया के स्राव को कम करता है ये, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? फिर आपका राइट आंसर, वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई FSH और LH, ठीक है। FSH और LH आपका राइट आंसर होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अंडोत्सर्ग में कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं? FSH और LH। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं भाई? बताओ किसमें पाई जाती है? सर्टोली कोशिका मैं आपको बता चुका हूँ अभी। सर्टोली कोशिका मैं आपको बता चुका हूँ भाई। सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? नर में पाई जाती है। अब यकृत में नहीं पाई जाती है, नर में भी कहाँ पाई जाती है भाई? नर में भी कहाँ पाई जाती है? किस काम में मदद करती है? ये शुक्राणु वाहक के रूप में मदद करते हैं भाई। शुक्राणुओं को मरने नहीं देती हैं, शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए मदद करती हैं। किस में काम करती है भाई ये? किस में काम करती हैं ये? बताओ भाई किस में काम करती है सर्टोली कोशिका? मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यकृत में नहीं पाई जाती है, ना ही अंडाशय में पाई जाती है, ना ही अग्नाशयी ग्रंथि में पाई जाती है, वृषणों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वृषणों में। आपका राइट आंसर होगा वृषणों में पाई जाती है भाई। सर्टोली कोशिकाएं वृषणों में पाई जाती हैं। वृषणों में पाई जाती हैं, जो किस में मदद करती हैं? शुक्राणु के निष्कासन में मदद करती हैं। ये क्या करती हैं सर्टोली कोशिकाएं? ये एक ऐसा द्रव निष्कासित करती है, ऐसा द्रव स्रावित करती है जो कि क्या शुक्राणुओं को वाहक के रूप में हेल्प करता है, प्लस में क्षारीय माध्यम बनाए रखने के लिए काम करता है, ताकि शुक्राणु नष्ट ना हो, डैमेज ना हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। सर्टोली कोशिका नर में पाई जाती है, नर में ध्यान रखना, वृषणों में जो भी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? बताओ भाई कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? बताओ कौन बनाता है? नर युग्मक से, नर युग्मक से संयोजन करके भाई। नर युग्मक से अंड अनिषेचित अंड, ठीक है, अनिषेचित अंड होगा, सहायक कोशिका होगा, एंटीपोइलस होगा, द्वितीयक केंद्रक होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? राइट आंसर लगाओ भाई, करेक्ट आंसर लगाओ। बताओ भाई इनमें से कौन नर युग्मक में से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? जो भी स्टूडेंट आपके क्या लगा रहे हैं, वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई डी। द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक कैसे भाई? द्वितीयक केंद्रक कैसे हैं? द्वितीयक केंद्रक कैसे है बताओ भाई? द्वितीयक केंद्रक कैसे हैं? जब देखिए भाई निषेचन होता है तो दो नर युग्मक मिलते हैं, ठीक है, दो नर युग्मक होते हैं। तो जो फर्स्ट नर युग्मक होता है वो तो अंड कोशिका के साथ में मिल जाता है, अंड कोशिका के साथ में निषेचन कर जाता है। अंड कोशिका के साथ में निषेचन करके क्या बनाता है? युग्मक बना देता है, युग्मक बना लेता है, ठीक है, युग्मक बना लेता है, युग्मक, ठीक है, युग्मक बना के, यानी कि आप क्या कह सकते हो इसको? युग्मनज। युग्मनज से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। जो फर्स्ट जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक किसके साथ में मिलता है? अंड कोशिका के साथ में युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। और सेकंड जो नर युग्मक होता है, सेकंड नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक से मिलकर किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है, जिसको हम द्विनिषेचन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दो नर युग्मक भाग लेते हैं उसको हम द्विनिषेचन बोलते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पे द्वितीयक केंद्रक होगा भाई। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से जो आपको ये ऑप्शन दिए इनमें से खाली पूछा गया है, तो इनमें से द्वितीयक केंद्रक है जो कि क्या करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों में जनन की प्रक्रिया होती है, बताओ भाई किसके लिए होती है? जीवों में जो जनन की प्रक्रिया होती है, जो जीव जनन करते हैं वो किसके लिए करते हैं भाई जनन? बताओ किसके लिए करते हैं? बताओ राइट आंसर लगाओ भाई। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए। हाँ भाई राइट है, ये तो राइट है भाई, ये तो राइट है। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए करते हैं भाई, जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, ताकि अपनी पीढ़ी को जीवित रखा जा सके, अपनी पीढ़ी के और भी जीव बनाए जा सकें। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, ये भी सही है भाई, ये भी सही है। अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, ये भी सही है भाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फिर राइट आंसर आपका डी होगा। ए व सी तीनों ही सही है भाई, ठीक है। किसके लिए होता है भाई जनन? जीवों में जनन की प्रक्रिया क्यों करते हैं भाई? इसीलिए तो करते हैं जीव जनन, कि पृथ्वी पर अपने जीवन की निरंतरता बनाए रखी जाए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखा जाए, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर में वृषण कोष स्थित रहता है, कहाँ रहता है भाई? नर में वृषण कोष कहाँ स्थित रहता है भाई? नर में या फिर पुरुषों में वृषण कोष होता है,
है वृषण कोश, यानी वृषण का जो कोश होता है, जो वृषणों का जो कोश होता है जिसको हम बोलते हैं कि वृषण कोश बाहर लटके हुए रहते हैं, बाहर थैलीनुमा संरचना में लटके हुए रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? उदर गुहा के बाहर। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट करेक्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सी सही होगा। कैसे होगा सर सी? जो नर में जो वृषण कोश होता है वो कहाँ होता है? बाहर होता है। एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलानुमा संरचना होती है जिसमें वृषण रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? बाहर की तरफ क्यों लटके हुए रहते हैं वृषण? क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर है उस पर वृषण है वो प्रॉपर कार्य नहीं कर पाते हैं। बॉडी के टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होता है उनके कार्य करने की क्षमता से ज़्यादा, इसीलिए वो बाहर लटके हुए रहते हैं। कहाँ? उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं वृषण। ठीक है, वृषण कहाँ? वृषण कोश में स्थित रहते हैं। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें वृषण पाए जाते हैं। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई। अब चलिए, नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग है। नर में पाए जाने प्रमुख जनन अंग कौन कौन से है भाई? नर में पाए जाने वाले वृषण है वो भी पाए जाते हैं भाई। वृषण कोश है जो वृषण का ही तो थैला है, ये भी सही है। शुक्र नलिका है, शुक्राणुओं की जो नलिकाएं होती है, शुक्राणुओं को भाग के लिए जो नलिकाएं कार्य करती है वो शुक्र नलिकाएं होती है। अधिवृषण कौन सा होगा भाई? नर में पाए जाने वाला प्रमुख अंग है, कौन सा होगा भाई? प्रमुख अंग, नर में पाए जाने वाला प्रमुख जनन अंग। जनन अंग के बारे में पूछा भाई, प्रमुख जनन अंग। जनन अंग वृषण कोश जनन अंग नहीं है। शुक्र नलिकाएं, अधिवृषण, वृषण क्या है? राइट आंसर इसमें क्या लगा रहे हो आप? राइट आंसर लगाओ भाई। 23 में राइट आंसर क्या होगा? 23 में राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर लगाओ भाई, क्या होगा? करेक्ट आंसर लगाओ, बताओ भाई करेक्ट आंसर बताओ। नर में पाए जाना प्रमुख जनन अंग है। जनन अंग जनन के रूप में कार्य करता है भाई। वृषण कोश नहीं है। शुक्र नलिकाएं भी हेल्प करती हैं भाई, लेकिन जनन अंग नहीं है। जनन अंग के बारे में पूछा गया है। अधिवृषण भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो मेरे को पता है मोस्टली स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ भाई। वृषण आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण। भाई वृषण ही तो नर में प्रमुख जनन अंग है। जनन अंग के बारे में पूछा गया, बाकी तो सारे सहायक हैं। जनन में सहायक होते हैं भाई, बाकी सारे तो, बाकी जनन अंग तो क्या है? वृषण होते हैं, वृषण। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन देखिए भाई। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, मैंने आपको बताया है ना, आपको समझाया है मैंने। जो शुक्राणु होता है ये तो हो गया शीर्ष भाग, ये तो शीर्ष भाग हो गया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। शुक्राणु होता है, शुक्राणु का ये थोड़ा शीर्ष भाग हो गया। ठीक है, ये तो शुक्राणु का शीर्ष भाग हो गया। आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो शुक्राणु का ऐसी स्ट्रक्चर, ये तो हो गया शीर्ष भाग। ठीक है, ये तो शीर्ष भाग हो गया। ये होगा मिडिल भाग, मध्य भाग जिसको हम बोलते हैं मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग। ये हो गया टेल भाग। ठीक है, ये हो गया टेल भाग, पिछला वाला भाग हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट जो भाग था शीर्ष, जो मैंने आपको बताया एक्रोसोम। एक्रोसोम का स्राव करता है, एक्रोसोम का स्राव करता है। ठीक है, एक्रोसोम का स्राव करता है ये तो, जो एंजाइम्स निकलते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा? मध्य भाग होता है, मध्य भाग का निर्माण होता है। मध्य भाग का निर्माण किससे होता है बताओ? मध्य भाग का निर्माण केंद्रक से, केंद्रक से होता है, सेंट्रियोल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, एक्सोनियम से होता है। तो वेरी गुड, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, जो मिडिल भाग होता है, मिडिल भाग किसका निर्माण करता है? मिडिल भाग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। जो शीर्ष भाग है वो एक्रोसोम का निर्माण करता है। ये टेल है। टेल क्या काम करती है भाई? टेल क्या काम करती है? शुक्राणुओं को गति करने में मदद करती है, पूछ होती है जो। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ मेरे को कुछ बता तो दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कैसी चल रही है लाइव क्लास, कैसी वीडियो लगी भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जो भी स्टूडेंट ऐसे एमसीक्यूज लेना चाहता है ना भाई, मेरे को 7877677460 पे कांटेक्ट कर सकता है। आपको ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख सकते हो आप, कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही एमसीक्यूज आपके हर चैप्टर से, जैसे कि बायो में जितने भी चैप्टर, हर चैप्टर से आपके 100+ एमसीक्यूज है। फिजिक्स में आपके 100+ एमसीक्यूज हर चैप्टर से। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हो, आप 2025 की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे 2024 की, आपके लिए एमसीक्यूज उपलब्ध हैं भाई, ले सकते हो। ओके, जो भी लेना चाहता है वो मेरे को नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। बताओ भाई, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मैं आपको बता चुका हूँ अभी। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है भाई? यकृत में, वृषणों में, वृक्क में, आंत में। कहाँ पाई जाती है लेडिंग कोशिकाएं भाई? लेडिंग कोशिकाएं वृषणों में पाई जाती है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ ना भाई। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृषणों में पाई जाती हैं। वृषणों में लेडिंग कोशिकाएं होती है, ध्यान रखना भाई। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है भाई? लेडिंग सेल्स वृषणों में पाई जाती है, जो कि एक सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। सहायक कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं भाई? जनन में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, जनन में सहायता प्रदान करती हैं वृषणों के, जनन में सहायता प्रदान करती है वृषणों के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषणों में।
नर में पाई जाती है। मानव में निषेचन होता है भाई, कहाँ होता है मानव में निषेचन बताओ भाई? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। मानव में निषेचन, मानव में निषेचन होता है कहाँ होता है भाई? गर्भाशय में। गर्भाशय में तो भाई क्या होता है? भ्रूण का परिवर्तन होता है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। तो योनि में, योनि के द्वारा निषेचन होता है, योनि के द्वारा निषेचन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मानव में निषेचन होता है, योनि के द्वारा खाली निषेचन होता है भाई। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? निषेचन, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाता है भाई। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, दोनों का मिलकर क्या बनाना? युग्मनज बनाना, एक युग्मक तैयार करना निषेचन कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो योनि क्या करती है? योनि है वो निषेचन में हेल्प करती है, लेकिन निषेचन यहाँ पे नहीं होता है। निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है भाई, फैलोपियन नलिका। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, फैलोपियन नलिका। आपने देखा होगा जब आप मादा जनन तंत्र आप पढ़ोगे तो मादा जनन तंत्र में, ठीक है, ये ऐसा होता है कुछ। मादा जनन तंत्र में आपको थोड़ा बता दे जाता हूँ, ठीक है। आपका मादा जनन तंत्र ऐसा होता है, ठीक है, आपका ऐसा मादा जनन तंत्र होता है। तो आप मादा जनन तंत्र जहाँ आप पढ़ोगे तो योनि यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, योनि। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी ओवरीज होती है, जो जैसे ही फैलोपियन ट्यूब, ये क्या होती है? ये फैलोपियन ट्यूब होती है, दोनों साइड, बोथ साइड फैलोपियन ट्यूब होती है। अब जैसे ही जब नर और मादा निषेचन करते हैं, नर और मादा निषेचन करते हैं, योनि द्वार से होते हुए शुक्राणु है, शुक्राणु कहाँ जाएंगे भाई? शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब की तरफ भगते हुए यहाँ पे आएंगे, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ आएंगे। इधर से क्या है? अंडाणु निकलेगा, अंडाणु का उत्सर्जन होगा, अंडाणु भी किधर आ जाएगा? जब तक बीच में आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो दोनों कहाँ पे आके मिलते हैं भाई? फैलोपियन ट्यूब में आके मिलते हैं। आप फैलोपियन ट्यूब में आके मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आके जब मिलते हैं तो यहाँ पे दोनों क्या करते हैं? निषेचन करते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक युग्मनज बनाते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है फर्टिलाइजेशन की, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं भाई, निषेचन फर्टिलाइजेशन। एक शॉर्ट क्लिप मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, आप वो क्लिप जाके देख सकते हो, ठीक है, वो इसका ही एग्जाम्पल है। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। आपका करेक्शन आंसर होगा भाई फैलोपियन नलिका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है भाई, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कौन सा है? अधिवृषण, ब्रषण नहीं, ब्रषण है, ये कर लेना भाई इसको सही। अधिवृषण है या फिर आपका शुक्र वाहक है या फिर ब्रषण है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई? प्राथमिक जनन अंग कौन सा होगा? करेक्ट आंसर बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपका 28वां होने वाला है भाई, बहुत जल्दी आप अपने मुकाम को हासिल करने वाले हो। आपका राइट आंसर है इसमें ब्रषण है, ब्रषण आपका करेक्ट आंसर है भाई। जो भी स्टूडेंट ब्रषण लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ब्रषण। ब्रषण आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रषण, ठीक है। ब्रषण प्राथमिक जनन अंग है भाई। प्राथमिक जनन अंग किसका है भाई? नर का। नर का प्राथमिक जनन अंग क्या है? ब्रषण है। राइट आंसर आपका ब्रषण है भाई। शुक्र वाहक हो गया, शुक्र वाहक हो गया, अधिवृषण ये तो खाली सहायक अंग है, सहायक अंग है ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है भाई? कहाँ होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है? किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा, ब्रषण के द्वारा, जनन ग्रंथियों के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा। पहले तो आप ये देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ पाया जाता है? नर में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको नर जनन हार्मोन हम कहते हैं, नर जनन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपका नर जनन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। और मादा जनन हार्मोन जो हम देखते हैं, मादा जनन हार्मोन कौन से है भाई? जो जनन में सहायता करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हो गया और एस्ट्रोजन हो गया, ये दोनों मादा जनन हार्मोन है, ठीक है, जो फीमेल में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन है वो मेल में पाया जाता है। बताओ अब बताइए टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कहाँ होता है भाई? अंडाशय। अंडाशय तो कहाँ पाया जाता है भाई? अंडाशय। ओवरी, ओवरी कहाँ पाई जाती है? मादा में पाई जाती है। यहाँ पे क्या पूछा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है भाई? पहले तो ये पता है आपको, टेस्टोस्टेरोन तो कहाँ होता है? नर में पाया जाता है, नर में, ठीक है, पुरुषों में। अब यहाँ पे अंडाशय तो मादा में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा आपका राइट आंसर। ब्रषण, ब्रषण नर में पाया जाता है भाई, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रषण। ब्रषण आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट ब्रषण लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नर में ब्रषण पाए जाते हैं, ठीक है। नर में जनन अंग क्यों? जनन कौन से भाई? नर में जनन अंग के रूप में कार्य कौन करता है भाई? ब्रषण। ब्रषण जो कि शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है भाई, ब्रषण आपका राइट आंसर होगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है भाई? ब्रषणों के द्वारा। ब्रषणों के द्वारा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। जनन ग्रंथियों द्वारा, जनन ग्रंथियों के द्वारा भी नहीं होता। गर्भाशय जो कि मादा में पाया जाता है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नर एवं मादा युग्मक गैमेट के संयोजन से बनता है भाई। नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा युग्मक, नर युग्मक कौन है भाई? शुक्राणु। नर युग्मक कौन है? शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु। अंडाणु से मिलकर क्या बनता है मैं आपको बता चुका हूँ, वही क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया गया है आपको। नर एवं मादा युग्मक गैमेट के संयोजन से क्या बनता है बताओ भाई? अंडाणु, शुक्राणु, ये तो खुद ही भाई, ये तो
गया मादा युग्मक, ये हो गया शुक्राणु युग्मक, तो ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि ये तो खुद ही अलग अलग है, एक तो मादा युग्मक है एक नर युग्मक है। तो इनके संयोजन से क्या बनेगा, वीर्य। वीर्य भी नहीं बनेगा जो कि एक नर के द्वारा स्खलित होता है, प्रश्नों में यह बनता है, ठीक है। वीर्य भी नहीं होगा क्योंकि वीर्य क्या है, नर के द्वारा स्खलित होता है, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा, नर और मादा के संयोजन से क्या बनता है, नर और मादा युग्मकों के संयोजन से क्या बनता है। तो युग्मनज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा युग्मनज, वेरी करेक्ट आंसर है। जो भी स्टूडेंट युग्मनज लगा रहे हैं इनको वेरी गुड, वेरी गुड, आपका राइट आंसर युग्मनज होगा। बताओ भाई, काउपर ग्रंथि उपस्थित होती है, मैं आपको बता चुका हूँ काउपर ग्रंथि किस में होती है भाई, नर में पाई जाती है काउपर ग्रंथि। देखिए आप आंसर सटाक से लगा दो, मेरे को पता है हमारे जितने भी रसगुल्ले इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे प्यारे बच्चे जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप राइट आंसर लगा के आओगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मुझे पता है आप करेक्ट आंसर करके आओगे हमारे प्यारे बच्चों। बताओ भाई, डीबी प्रो एजुकेशन आपके लिए फुल सपोर्ट है भाई, डीबी प्रो एजुकेशन का फुल सपोर्ट है आपके लिए। बस आपको ये काम क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी, अपनी एक सीट फिक्स करनी होगी भाई, आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी होगी। डीबी प्रो एजुकेशन आपके लिए 100% दे रहा है, आप भी अपना 100% दीजिए, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा, तब जाके सीट फिक्स हो पाएगी। पता है कंपटीशन कितना हार्ड हो चुका है प्यारे बच्चों, आप मुझे मालूम है, आई थिंक आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप अपनी पढ़ाई को और भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। काउपर ग्रंथि उपस्थित होती है नर में, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ पे शो हो रहा है, ऑप्शन ए नरी होगा, बाकी ऑप्शन में आपको और भी बता देता हूँ, मादा में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर था वो तो नर में था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको मिडिल में मैंने थोड़ा इंट्रो दे दिया है। जो भी स्टूडेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की बुक परचेज करना चाहता है भाई, लेना चाहता है एमसीक्यू क्वेश्चंस पीसीवी के, वो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर, कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है, कॉल करके भी आप डिटेल जान सकते हो भाई। टेलीग्राम ग्रुप आपका, इंस्टा व्हाट्सअप आपको डीबी प्रो एजुकेशन के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी लाइव क्लासेस की सूचना, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है पीसीवी प्लस 10th के साइंस के, तो वो मेरे को मैसेज कर देना इन नंबर्स पे, ठीक है, 8787767460 पे, ओके। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएगा आपका भाई, आपके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है भाई। बताओ भाई, द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है? नहीं, द्वितीय लैंगिक लक्षणों होते हैं, लक्षणों के द्वारा थोड़ी ना होता है लैंगिक प्रजनन, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर नहीं है। तो भाई नर एवं मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, हाँ ये सही है आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो कि मैच्योरेशन के बाद में आते हैं, मैच्योरेशन के बाद में आते हैं भाई। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में क्या होता है, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, नर तथा मादा के बीच, यानी नर में जब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होगा तो क्या होगा, नर के बीच अंतर प्रकट होगा, यानी पहले कैसा था उसको अब उसके बोली में, जैसे मादा में क्या होता है उनकी आवाज़ में फर्क पड़ जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप पढ़ोगे ना, अगर आप थ्योरी की स्टडी करोगे तो आपको मादा में जैसे क्या उनकी आवाज़ में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, उनके क्या होता है, उनके जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन है उनका भी विकास होने लगता है, नर का और मादा का। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण में क्या होता है, नर एवं मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए 31 के बाद में आपका राइट आंसर, 31 में आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, 31 में राइट आंसर आपने लगा दिया है क्या, 31 में राइट आंसर हो गया। आप बताओ भाई, प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है भाई बताओ, प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है, हार्मोन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है, हार्मोन, एंजाइम, या फिर आपके और भी ऑप्शंस हैं, एक प्रकार का द्रव्य, या फिर वीर्य। वीर्य तो भाई वृषण से होता है, वीर्य तो वृषण से होता है शुक्राणु के रूप में, ठीक है, शुक्राणु के रूप में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर लगाओ यहाँ पे 33 में राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 32 में आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, 32 में राइट आंसर लगाओ। तो भाई प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, 32 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा भाई, 32 में आपका करेक्ट आंसर होगा। ना तो प्रोस्टेट ग्रंथि वो हार्मोन स्राव करती है, ना ही एंजाइम। क्या करती है, एक प्रकार का द्रव स्रावित करती है, एक प्रकार का द्रव स्रावित करती है, जो कि क्या करती है भाई, जो शुक्राणु की जो नलिका होती है, शुक्राणु नलिका को क्लीन करती है भाई, शुक्राणु नलिका को क्लीन करती है, यानी शुक्राणुओं की जो नलिका होती है तो उसको क्लीन करती है। एक ऐसा द्रव्य
स्रावित करती है, जो कि शुक्राणु को नष्ट नहीं होने देता है। जो शुक्र नलिका होती है, शुक्र नलिका होती है, ठीक है, शुक्र नलिका को भाई अम्लीय माध्यम में रहने के लिए भाई अम्लीय माध्यम में रहती है शुक्र नलिका, ठीक है। तो जैसे ही शुक्राणु को स्राव होता है तो ये द्रव क्या करता है भाई, सफाई कर देता है उसके, एक तरह से उसको क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है ताकि शुक्राणु नष्ट ना हो सके। तो एक प्रकार का द्रव स्रावित करती है, ठीक है, एक प्रकार का द्रव स्रावित करती है, जो कि क्या करती है, शुक्र नलिका, शुक्र नलिका को क्लीन करने का कार्य करती है। अब बताओ भाई 33 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताओ क्या हुआ करेक्ट आंसर। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है, बताओ भाई पुरुष की अतिरिक्त जनन ग्रंथि कौन सी है, आपको ये बताना होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, पुरुष की नर की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि, यानी जनन ग्रंथि तो कौन सी है, ब्रषण, जनन ग्रंथि तो ब्रषण है, लेकिन अतिरिक्त प्रोस्टेट ग्रंथि वो भी अतिरिक्त है, यानी कौन से है भाई, एक्स्ट्रा, क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जनन ग्रंथि है भाई, एक्स्ट्रा सेक्सुअल ग्लैंड है प्रोस्टेट। शुक्राशय भी एक्स्ट्रा सेक्सुअल ग्लैंड है भाई, शुक्राशय काउपर ग्रंथि, जो कि क्या करती है, सेक्स में खाली मदद करती है, ठीक है, मदद करती हैं ये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जनन में मदद करती हैं भाई, कौन सी अतिरिक्त ग्रंथियां, प्रोस्टेट, शुक्राशय, काउपर ग्रंथि है, तीनों ग्रंथियां क्या करती है, जनन ग्रंथि हैं, जो कि एक जनन में मदद करती है, जिनको सहायक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, सहायक ग्रंथियां बोला जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए भाई, आपका गोल आपने हासिल कर लिया है भाई, 34 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, अंडाशय के द्वारा कौन सा भाई मादा युग्मक उत्पन्न होता है भाई, शुक्राणु, शुक्राणु तो किसके द्वारा होते हैं भाई, ब्रषण के द्वारा होते हैं, ये भी नहीं होगा। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जो अंडों का वहन करती है भाई, अंडवाहिनी किसको बोला जाता है, अंडवाहिनी जो अंडों का वहन करती है। अंडाणु आपका राइट आंसर होगा, अंडाशय के द्वारा भाई, अंडाशय के द्वारा यानी ओवरी के द्वारा, ओवरी के द्वारा कौन उत्पन्न होता है भाई, मादा युग्मक, मादा युग्मक भाई, युग्मक है ये, युग्मक, मादा युग्मक कौन सा है, अंडाणु, जिसको हम ओवम बोलते हैं, ओवम। तो ओवरी के द्वारा कौन सा मादा युग्मक उत्पन्न होता है भाई, ओवम उत्पन्न होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों। तो इसके साथ में आपकी सीरीज है वो कंप्लीट होते हुई 34 क्वेश्चन की। अब मेरे को आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही निकले भाई, 34 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई। और जो भी स्टूडेंट ऐसे एमसीक्यूज लेना चाहता है भाई, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में साइंस के, वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। अगर पर्सनल सब्जेक्ट के लेना चाहता है तो भी मैसेज कर सकता है। आपके लिए आपके भाई ने ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कि एग्जाम में सीधे फंसने वाले क्वेश्चन है। डीबी प्रो एजुकेशन प्यारे बच्चों जाना इसीलिए जाता है क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे यहाँ से क्वेश्चन से फंसते हैं, इसलिए डीबी प्रो एजुकेशन जाना जाता है। आप बच्चों के रिव्यू देख सकते हो। तो अगर आप एमसीक्यू लेना चाहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, तो प्यारे बच्चों कम से कम है ना, कम से कम 100+ बच्चों ने खरीद लिए हैं, 100+ बच्चों ने पिछले 3-4 दिनों में खरीद लिए हैं। आप अगर लेना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ये व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लाइव क्लास अच्छी लगी तो लाइव सेशन को भाई लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास में भी शेयर करना ताकि वो भी क्लास अटेंड कर सके, लाइव क्लास ले सके, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाना वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाना होगा आपको कैसी लगी है वीडियो, ठीक है। लाइव क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, कमेंट जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि बच्चों के हित में कार्य करता है, तुरंत बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। प्लस में यहाँ पे लाइव क्लासेज, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़िए, अपनी मेहनत को रेगुलर रखिए, अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। तो चलते हैं फिर करते हैं लाइव स्टॉप को भाई, लाइव करते हैं स्टॉप आपकी शाम को 7 बजे। तो साइंस की क्लास लाइव होती है भाई, शाम को 7 बजे आपकी साइंस की क्लास लाइव होती है, आपकी 2 बजे होगी बायोलॉजी की क्लास लाइव होगी। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो ले सकता है, ओके। लाइव क्लास चलते फिर करते हैं लाइव को स्टॉप। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आज शाम के आपकी लाइव क्लास में, फिर मिलेंगे कल की लाइव क्लास में आपकी बायोलॉजी की में 2 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।